हेलो फ्रेंड्स, जीएफआर की इस क्लास में आपका स्वागत है। इसमें हम चैप्टर 2 देखेंगे, जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 का। चैप्टर 2 है जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें रूल 7 से स्टार्ट होता है। रूल 7 है, ऑल मनी रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आइदर एज ड्यूज ऑफ गवर्नमेंट और फॉर डिपॉजिट रेमिटेंस और अदरवाइज शैल बी ब्रॉट इनटू गवर्नमेंट अकाउंट विदाउट डिले इन अकॉर्डेंस विद सच जनरल और स्पेशल रूल as may be issued under article 150 and 283 1 of the constitution। तो इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या उसके पास जैसे ही पैसे आते हैं वो गवर्नमेंट अकाउंट में बिना कोई डिले किए हुए आपको हिसाब में लेने हैं। साथ ही इसका आर्टिकल नंबर है कॉन्स्टिट्यूशन में 150 एंड 283 1। नेक्स्ट है रूल 8(1) अंडर आर्टिकल 284 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो रूल 8(1) में कहा गया, अंडर आर्टिकल 284 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल मनीज रिसीव्ड बाय और डिपॉजिटेड विथ एनी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन इन हिज कैपेसिटी एज सच अदर देन रेवेन्यूज और पब्लिक मनीज रेज्ड और रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट शैल बी पेड इनटू द पब्लिक अकाउंट। तो जो भी पैसे अगर गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर के पास अगर वो कलेक्ट करता है तो उसे पब्लिक अकाउंट में हिसाब में लाना है। यह है आर्टिकल 284 में दिया गया। नेक्स्ट सेकंड दिया है, ऑल मनीज रिसीव्ड बाय और डिपॉजिटेड विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और विथ एनी अदर कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट विद इन अ यूनियन टेरिटरी शैल ऑल्सो बी डील्ड विथ इन अकॉर्डेंस विथ क्लॉज 1 ऑफ सब रूल 1। तो जो भी अमाउंट, जो पैसे सुप्रीम कोर्ट के पास या फिर कोई दूसरा कोर्ट है उसके पास आते हैं यूनियन टेरिटरी के हाई कोर्ट छोड़ के, तो वो भी डायरेक्टली गवर्नमेंट अकाउंट में लाना है विदाउट एनी डिले। नेक्स्ट पॉइंट रूल 8(2) में दिया गया है, द हेड ऑफ अकाउंट टू विच सच मनी शैल बी क्रेडिटेड एंड द विड्रॉल ऑफ मनीज देयर फ्रॉम shall be governed by the relevant provision of government accounting rules 1990 and the central government account receipt and payment rule 1983 or such other general or special order as may be issued in this behalf। तो किस हेड में ये अमाउंट को क्रेडिट करना है वो गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल 1990 में दिया गया है। इसके अलावा उसे सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट रूल्स 1983 में भी दिया गया है कि जो अमाउंट क्रेडिट हो रही है उसे कौन से हेड में लेना है। उसके बाद में रूल 9 में देखते हैं, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसर्न टू एंश्योर दैट द रिसिप्ट्स एंड ड्यूज ऑफ द गवर्नमेंट आर करेक्टली एंड प्रॉम्प्टली असेस्ड कलेक्टेड एंड ड्यूली क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट एज द केस में भी। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी कि जो पैसा आ रहा है वो करेक्ट हेड में और करेक्ट अकाउंट में या तो कंसोलिडेटेड फंड में या फिर पब्लिक अकाउंट में जमा होना चाहिए। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी? डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की। रूल 9 में दिया गया है। उसके बाद में रूल 10 देखते हैं, द कंट्रोलिंग ऑफिसर शैल अरेंज टू ऑब्टेन फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स मंथली अकाउंट एंड रिटर्न इन सुटेबल फॉर्म claiming credit for the amounts paid into the treasury or bank as the case may be or otherwise accounted for। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोलिंग ऑफिसर की रहेंगे। वो अरेंज करेगा कि वो अपने जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स है उनके पास से मंथली अकाउंट और रिटर्न कलेक्ट करेगा, जिसमें क्या दिया गया होगा, जिसमें दिया गया होगा अमाउंट पेड इनटू द ट्रेजरी और बैंक एज द केस में भी। ट्रेजरी या फिर बैंक में कितना अमाउंट जमा हुआ है उसका एक मंथली रिटर्न सबऑर्डिनेट ऑफिसर जो है उससे कंट्रोलिंग ऑफिसर लेगा। ये कंट्रोलिंग ऑफिसर अरेंज करेगा। द कंट्रोलिंग ऑफिसर शैल अरेंज टू ऑब्टेन फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स मंथली अकाउंट्स एंड रिटर्न इन सुटेबल फॉर्म क्लेमिंग क्रेडिट फॉर द अमाउंट पेड इनटू द ट्रेजरी और बैंक एज द केस में बी और अदरवाइज अकाउंटेड। तो ये एक मंथली रिटर्न सबऑर्डिनेट ऑफिसर अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को भेजेंगे। उसके बाद में एंड कंपेयर देम विद द स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिट फर्निश्ड बाय द अकाउंट ऑफिसर टू सी दैट द अमाउंट रिपोर्टेड एज कलेक्टेड हैव बीन ड्यूली क्रेडिटेड। जो मंथली रिटर्न सबऑर्डिनेट ऑफिसर ने भेजा है उसको कंपेयर करेगा अकाउंट ऑफिसर ने भेजे हुए स्टेटमेंट के साथ में।
तो यहाँ पर दो चीज़ें आ रही है कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास, एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर ने भेजे हुए मंथली अकाउंट और दूसरा अकाउंट्स ऑफिसर ने भेजे हुए स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिट्स। तो ये दोनों को वो कंपेयर करेगा और अमाउंट बराबर है या नहीं वो चेक करेगा। उसके बाद में अकॉर्डिंगली ईच अकाउंट ऑफिसर विल सेंड एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज अकाउंट्स शोविंग द अमाउंट ब्रॉट टू क्रेडिट इन द अकाउंट्स इन ईच मंथ टू द कंट्रोलिंग ऑफिसर। तो यहाँ पर वही दिया गया है कि अकाउंट ऑफिसर उसका जो अकाउंट्स है उसका एक एक्सट्रैक्ट भेजेगा कंट्रोलिंग ऑफिसर को और बाद में कंट्रोलिंग ऑफिसर वो चेक करेगा सबऑर्डिनेट ऑफिसर जो मंथली रिटर्न वगैरह भेजेंगे उसके साथ में। नेक्स्ट 11.1 डिटेल रूल एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग असेसमेंट कलेक्शन अलोकेशन रेमिजन एंड अबंडनमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड अदर रिसिट शैल बी लेट डाउन इन द रेगुलेशन ऑफ द डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो जो भी ये प्रोसीजर है कलेक्शन करने की, अमाउंट कैसे कलेक्ट किया जाए, कैसा रेमिजन किया जाए या असेसमेंट एलोकेशन अबंडनमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये सारी जो चीज़ें हैं जिस डिपार्टमेंट के ये रिलेटेड है उसी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी कि वो रिलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशन उसके तैयार करे। तो जिस डिपार्टमेंट के ये काम रहेगा वही डिपार्टमेंट इसके रूल्स भी बनाएंगे, इसके डिटेल रूल और प्रोसीजर वही कंसर्न जो रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है वो बनाएगा। उसके बाद में 11.2 में दिया है इन डिपार्टमेंट इन विच ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू रिसीव मनी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एंड इशू रिसीट्स देयरफॉर इन फॉर्म GAR 6। तो कुछ कुछ डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स को पैसे कलेक्ट करने की परमिशन दी जाती है और जो अमाउंट वो पब्लिक से कलेक्ट करते हैं उसके बदले में एक रिसिट दिया जाता है GAR 6 के फॉर्म में। तो कुछ डिपार्टमेंट अमाउंट अपने ऑफिसर को परमिशन देती है अमाउंट कलेक्ट करने की और बदले में कस्टमर को या पब्लिक को रिसीट देते हैं इन फॉर्म GAR 6। उसमें द डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस शुड प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर अकाउंट ऑफ द रिसीट एंड इशू ऑफ द रिसीट बुक्स, द नंबर ऑफ रिसीट बुक्स to be issued at a time to each officer and a check with the officers accounts of the used books when written। तो इस ऐसे ऑफिसर्स को अगर कुछ रिसिट्स दी गई है तो उसके जो रूल्स और रेगुलेशन है वो कंसर्न डिपार्टमेंट ही बनाएगा, जिसमें कौन से रूल्स रहेंगे, इशू ऑफ द रिसीट बुक, दूसरा प्रॉपर अकाउंट ऑफ द रिसिट, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर अकाउंट ऑफ द रिसिट। तो जो भी अमाउंट आ रही है रिसीव हो रही है उसका अकाउंट बराबर मेंटेन किया जा रहा है या नहीं, इसका रूल्स वही डिपार्टमेंट बनाएगा। उसके बाद में रिसिट बुक जो इशू करेंगे उसका भी रूल्स वही कंसर्न डिपार्टमेंट बनाएगा। उसके बाद में नंबर ऑफ रिसिट बुक टू बी इशूड एट अ टाइम टू ईच ऑफिसर, एक ऑफिसर को एक टाइम में कितने रिसिट बुक देने हैं इसके बारे में भी रूल्स वही कंसर्न डिपार्टमेंट ही बनाएगा। एंड अ चेक विद द ऑफिसर्स अकाउंट ऑफ द यूज्ड बुक व्हेन रिटर्न। तो जब रिटर्न करेगा वो यूज्ड बुक तो उसका भी हिसाब बराबर मिलता है या नहीं वो भी चेक करने के रूलिंग वही कंसर्न डिपार्टमेंट बनाएगा। उसके बाद में रूल 12 अमाउंट्स ड्यू टू गवर्नमेंट शैल नॉट बी लेफ्ट आउटस्टैंडिंग विदाउट सफिशिएंट रीजन। तो जो अमाउंट गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट करने या गवर्नमेंट के लिए ड्यू है उसको आउटस्टैंडिंग नहीं रख सकते विदाउट सफिशिएंट रीजन। उसके बाद में वेयर सच अमाउंट अपियर टू बी इन इररिकवरेबल द ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल बी ऑब्टेन्ड फॉर देयर एडजस्टमेंट। तो जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो अमाउंट रिकवर नहीं हो सकती है तो ऐसे केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उसके ऑर्डर लगेंगे एडजस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट रूल 13 अनलेस specially authorized by any rule or order made by competent authority no sum shall be credited as revenue by debit to a suspense head। तो सस्पेंस हेड को डेबिट करके कोई भी रेवेन्यू में अमाउंट क्रेडिट नहीं की जा सकती जब तक competent authority परमिशन या ऑर्डर नहीं देती तब तक। अनलेस स्पेशली ऑथराइज बाय एनी रूल, या फिर ऐसा कोई रूल अगर नहीं है तो नहीं कर सकते, अगर रूल है तो कर सकते। अनलेस स्पेशली ऑथराइज बाय एनी रूल और ऑर्डर मेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नो सम शैल बी क्रेडिटेड एज रेवेन्यू बाय डेबिट टू अ सस्पेंस हेड। सस्पेंड हेड से निकाल के रेवेन्यू हेड में पैसे जमा नहीं कर सकते जब तक परमिशन नहीं मिलती तब तक। द क्रेडिट मस्ट फॉलो एंड नॉट प्रीसीड एक्चुअल रियलाइजेशन। तो जब तक रियलाइज नहीं होती अमाउंट तब तक उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। जैसे चेक जब रियलाइजेशन होता है क्लियर होता है उसके बाद में उसका हमें क्रेडिट मिलता है, सेम उसी तरह से। नेक्स्ट पॉइंट रूल 14 सब्जेक्ट टू एनी जनरल और स्पेशल ऑर्डर इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एन एडमिनिस्ट्रेटर और अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू शैल कीप द फाइनेंस मिनिस्ट्री फुल्ली इन्फॉर्म्ड ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू अंडर हिज कंट्रोल एंड। तो पूरी जितनी भी
अमाउंट कलेक्ट हो रही है या रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री को देनी है। यहाँ पर वही कहा गया है कि सारे जो डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है या एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए, वो पूरी इंफॉर्मेशन देगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। और ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट वेरिएशन इन सच कलेक्शन एज कम्पेयर्ड विद द बजट एस्टिमेट। तो बजट में पहले ही बता दिया जाता है कि इस साल इतना रेवेन्यू हमारे को यहाँ से मिलने वाला है। तो मान लो अगर उसमें कुछ वेरिएशंस होता है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री को देनी पड़ेगी। बजट एस्टीमेट में यानी बजट में जो एस्टीमेट बताया गया है कि इतना कलेक्शन होने वाला है इस साल, अगर उतना नहीं होता है या कुछ चेंजेस होते हैं उसमें वेरिएशंस आता है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री को देंगे। कौन देंगे? एक तो डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ये इन्फॉर्मेशन देंगे, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर अगर यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर देंगे इन्फॉर्मेशन, और तीसरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट का हेड है वो इन्फॉर्मेशन देगा किसे? फाइनेंस मिनिस्ट्री को। ये सारे लोग जो रिस्पॉन्सिबल है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए वो। अगर वेरिएशन होता है बजट एस्टिमेट्स के साथ में कुछ मतलब कम ज़्यादा अगर अमाउंट रिकवर होती है, कलेक्शन कम होता है या ज़्यादा होता है, वेरिएशन होता है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट पॉइंट रूल 15(1) rents of building and lands. When the maintenance of any rentable building is entrusted to a civil department other than the central public work department, the administrator or the head of department concerned shall be responsible for the due recovery of the rent thereof. तो जब भी रेंट ऑफ बिल्डिंग या लैंड, बिल्डिंग या कोई ज़मीन है उसका रेंट अगर रिकवर करना है तो when the maintenance of rentable building is entrusted to a civil department, तो किसी सिविल डिपार्टमेंट की तरफ ये मेंटेनेंस का काम अगर दिया है, when the maintenance of any rentable building is entrusted to civil department, और ये CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अलावा किसी दूसरे डिपार्टमेंट को अगर दिया गया है तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा रिकवरी ऑफ रेंट के लिए। तो रेंट पे अगर कोई बिल्डिंग दी है तो उसका रेंट रिकवरी का काम किसकी तरफ रहेगा? एडमिनिस्ट्रेटर या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ, जो भी उस कंसर्न होगा उसके तरफ। लेकिन कंडीशन क्या है कि CPWD के अलावा किसी दूसरे सिविल डिपार्टमेंट को ये दिया गया होना चाहिए रेंटेबल बिल्डिंग। उसके बाद में सेकंड है द प्रोसीजर फॉर द असेसमेंट एंड रिकवरी ऑफ रेंट ऑफ एनी बिल्डिंग हायर्ड आउट विल बी रेगुलेटेड जनरली बाय द रूल्स अप्लीकेबल टू बिल्डिंग अंडर द डायरेक्ट चार्ज ऑफ सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के ही रूल लागू होंगे, दूसरे डिपार्टमेंट या सिविल अगर हायर करते हैं बिल्डिंग या फिर रेंट पे देते हैं तो। द प्रोसीजर फॉर असेसमेंट एंड रिकवरी ऑफ रेंट ऑफ एनी बिल्डिंग हायर्ड आउट, जो भी बिल्डिंग हो जो हायर्ड आउट की गई हो उसके रेंट के जो भी प्रोसीजर है वो CPWD के जो अंडर बिल्डिंग्स है उनके लिए जो रेंट लागू होता है, रेंट के रूल्स लागू होते हैं, वही रूल्स दूसरे डिपार्टमेंट के लिए भी लागू होंगे। यहाँ पर रूल 15(3) में दिया गया द डिटेल रूल एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग द डिमांड एंड रिकवरी ऑफ रेंट of government building and lands are contained in the departmental regulations of the departments in charge of those building। तो जो भी इंचार्ज होगा उन बिल्डिंग का उन डिपार्टमेंट के जो रूल्स है वही लागू होंगे, उसे वही बनाएंगे। उनके जो डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस है जिस डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट के अंदर वो बिल्डिंग है या जिसके अंडर जिसने उस बिल्डिंग का चार्ज लिया है उस डिपार्टमेंट ने जो खुद रूल्स बनाए हैं वही रूल और प्रोसीजर्स इन बिल्डिंग की रेंट रिकवरी के लिए लागू होंगे। द डिटेल रूल एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग द डिमांड एंड रिकवरी ऑफ रेंट ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड लैंड्स आर कंटेंट इन द डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस ऑफ द डिपार्टमेंट इंचार्ज ऑफ दोज बिल्डिंग। जो भी डिपार्टमेंट उस बिल्डिंग का इंचार्ज है वही डिपार्टमेंट के रूल उस बिल्डिंग के लिए लागू होंगे रिकवरी ऑफ रेंट के लिए। उसके बाद में 16(1) फाइन्स। एवरी अथॉरिटी हैविंग द पावर टू इम्पोज एंड और रियलाइज अ फाइन शैल इंश्योर दैट द मनी इज रियलाइज ड्यूली चेक्ड एंड डिपॉजिटेड इन अ ट्रेजरी और बैंक एज द केस में भी। तो हर एक अथॉरिटी जो फाइन लगाने के लिए पावर दिया गया है या फिर फाइन रियलाइज करने के लिए वसूल करने के लिए जिसको पावर दिया गया है वो चेक करेंगी कि मनी जो है बराबर रियलाइज हुआ है
उसके बाद में बराबर चेक हुआ है या नहीं, और क्रेडिट हुआ कि नहीं ट्रेजरी या बैंक में, ये सारा चेक करेंगे। कौन? हर एक अथॉरिटी जिसके पास ये पावर दी गई है फाइन लगाने की और पैसे वसूल करने की। 16(2) में दिए गए, एवरी अथॉरिटी हैविंग द पावर टू रिफंड फाइन शैल इंश्योर दैट द फाइन्स आर चेक्ड एंड नो double refunds of amount of fines collected or refunds of fines not actually paid into the treasury or bank as the case may be are made। तो हर एक अथॉरिटी जिसको पावर दिया गया है फाइन रिफंड करने की, तो फाइन रिफंड करने के पहले उसको चेक करना है कि डबल रिफंड नहीं होना चाहिए। उसके बाद में उसको चेक करना है कि जो अमाउंट रिफंड कर रहे वो एक्चुअली उसने क्रेडिट की है या नहीं की है, ये भी उनको चेक करना है। तो इनको क्या क्या चेक करना है कि डबल फाइन रिफंड नहीं होना चाहिए, ये चेक करना है। दूसरा, जो अमाउंट रिफंड करनी है वो ऑलरेडी उसने क्रेडिट कर दी है या नहीं, ये भी चेक करना है। अगर क्रेडिट ही नहीं की है तो उसको रिफंड नहीं मिलेगा। 17 miscellaneous demands, account officer shall watch the realization of miscellaneous demand of government not falling under the ordinary revenue administration such as contribution for state government, local fund, contractor and other towards establishment charge। तो अकाउंट ऑफिसर चेक करेगा, वॉच करेगा रियलाइजेशन ऑफ मिसलिनियस डिमांड्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो मिसलिनियस डिमांड्स हैं वो बराबर रियलाइज हो रहे हैं या नहीं, ये कौन चेक करेगा? अकाउंट ऑफिसर। तो इसमें नॉट फॉलिंग अंडर द ऑर्डिनरी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्डिनरी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो नहीं आ रहे, जैसे कि कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, लोकल फंड, कॉन्ट्रैक्टर एंड अदर टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, ये सारी चीज़ें कौन चेक करेगा? अकाउंट ऑफिसर। मिसलिनियस डिमांड्स गवर्नमेंट के। Rule 18, remission of revenue, a claim to revenue shall not be remitted or abandoned save with the sanction of the competent authority। तो competent authority जब तक sanction नहीं देता तब तक रेवेन्यू का क्लेम सैंक्शन नहीं होगा। अ क्लेम ऑफ रेवेन्यू, कोई भी क्लेम सैंक्शन कब होगा? जब competent authority सैंक्शन करेगी, तभी हम उसको रेमिट करेंगे, देंगे। तो रेवेन्यू रेमिजन कब करेंगे? जब सैंक्शन मिलेगा, किससे? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। तो अ क्लेम टू रेवेन्यू शैल नॉट बी रेमिटेड और अमेंडन सेव विद द सैंक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट 19(1), सब्जेक्ट टू एनी जनरल और स्पेशल ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स अदर देन दोज इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट शैल सबमिट एन्युअली ऑन द 1st of June टू ऑडिट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर कंसर्न स्टेटमेंट्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हर महीने के हर साल के 1 जून को ऑडिट ऑफिसर को भेजने हैं। कौन कौन भेजेंगे? पहला, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भेजेंगे 1 जून को अकाउंट ऑडिट ऑफिसर को और अकाउंट ऑफिसर को स्टेटमेंट भेजेंगे। दूसरा कौन भेजेगा? हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और इसमें पोस्टल डिपार्टमेंट छोड़ के आएगा। तो 1 जून को एनुअली रिटर्न स्टेटमेंट भेजेंगे हेड ऑफ डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। किसको भेजेंगे? ऑडिट ऑफिसर को और अकाउंट ऑफिसर को। कंसर्न स्टेटमेंट शोविंग, उस स्टेटमेंट में क्या होगा? शोविंग द रेमिजन ऑफ रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू, कितना पैसा दिया है, बाहर निकला है, एंड अबैंडनमेंट ऑफ क्लेम्स टू रेवेन्यू सैंक्शन ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन एक्सरसाइज ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर वेस्टेड इन देम अदरवाइज देन बाय लॉ और रूल हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। तो लॉ के अलावा, रूल के अलावा अगर दूसरे कोई सैंक्शन हुए हैं अलग से, तो ऐसे डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करके कुछ अगर रेमिजन ऑफ रेवेन्यू यानी सैंक्शन अगर कुछ निकाले हैं या दिए हैं पैसे, तो वो प्रीसीडिंग ईयर में उसका एक स्टेटमेंट भेजना है 1 जून को। कौन भेजेगा? ये भेजेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट 1 जून को भेजेंगे ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर को। क्या भेजेंगे? एक स्टेटमेंट जिसमें बताया गया है कि डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कितना रेमिजन ऑफ रेवेन्यू किया है। उसके बाद में प्रोवाइडेड दैट इंडिविजुअल रेवेन्यूज बिलो रेमिजन बिलो ₹1000 डिड नॉट बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट। तो 1000 रुपये से कम के जो रेमिजन रहेंगे वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। उसके बाद में रूल 19(2), फॉर इंक्लूजन इन द स्टेटमेंट रेफर्ड टू इन रूल 1 above, remission and abandonment should be classified broadly with reference to the ground on which they were sanctioned and a total figure should be given for each
क्लास। तो यहाँ पर रूल 19(1) में अभी जो हमने देखा, जो रेम्यूनरेशन जो सैंक्शन किए थे कंपीटेंट अथॉरिटी ने, उसमें उसका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि किस बेसिस पे, किस ग्राउंड पे वो सैंक्शन दिए हैं, और उसकी टोटल फिगर हर एक क्लास के लिए अलग से देनी पड़ेगी। रूल 19(1) में हमने देखा था कि रेमिजन ऑफ रेवेन्यू, मतलब सैंक्शन किया था रेवेन्यू का कंपीटेंट अथॉरिटी ने, कुछ जो रूल्स में नहीं थे, रूल्स से हट के थे, अलग से ऐसे सैंक्शंस कुछ दे दिए थे, तो वो 1000 के ऊपर के जो थे उसका अलग से हर एक क्लास के लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, और टोटल फिगर हर एक क्लास के लिए उसकी बतानी पड़ेगी। उसके बाद में हर एक का एक एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा कि किस लिए हमने ये सैंक्शन किया। अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द रेमिजन शुड बी एडेड इन द केस ऑफ ईच क्लास। हर एक क्लास के लिए अलग से एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि किस लिए ये सैंक्शन किया है। उसके बाद में रूल 20 है, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर में मेक रूल्स डिफाइनिंग रेमिजन एंड अबैंडनमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉर द पर्पज ऑफ रूल 19 अबव। तो हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने अलग अलग से रूल बना सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर, अगर यूनियन टेरिटरी है तो एडमिनिस्ट्रेटर, वो रूल बना सकते हैं रेमिजन और अबैंडनमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो कितना रेमिजन यानी देना है और कितना छोड़ना है, इसका रूल हर एक डिपार्टमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेटर बना सकता है। उसके बाद में जनरल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट ऑफ मनी। एक्सपेंडिचर और पेमेंट ऑफ मनी के लिए जो कुछ प्रिंसिपल्स है उसके बारे में देखेंगे यहाँ पर। पहला है स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, ये AA के एग्जाम में आया था क्वेश्चन। स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रायोरिटी, यानी किस तरह से पैसे खर्च करने हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। एवरी ऑफिसर इनकरिंग और ऑथराइजिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक मनी शुड बी गाइडेड बाय हाई स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर कहा गया है कि हर एक ऑफिसर ने हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा जब भी पब्लिक मनी का वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या खर्चा कर रहे हैं। कौन से हाई स्टैंडर्ड रहेंगे? पहला, एवरी ऑफिसर शुड also enforce financial order and strict economy and see that all relevant financial rule and regulation are observed by his own office and by subordinate disbursing officer। यानी जब भी वो खर्चा करेगा पब्लिक मनी, पब्लिक का पैसा, तब देखेगा कि सारे रूल्स जो फाइनेंशियल रूल है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और उसके जो अंदर के छोटे ऑफिस है, सबऑर्डिनेट डिसबर्सिंग ऑफिसर है, वो लोग भी रूल फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये भी उसे चेक करना है। Among the principle on which emphasis is generally laid are द फॉलोइंग। तो नीचे कुछ रूल्स दिए हैं जो फॉलो करने। पहला रूल है, ऐसा समझना है कि वो पैसा उसका खुद का है और खुद के पैसे वो खर्च कर रहा है, इस हिसाब से उसे खर्च करना है। तो एवरी ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज द सेम विजिलेंस in respect of expenditure incurred from public money as a person of ordinary prudence would exercise in respect of expenditure of his own money। तो एक आम आदमी जिस तरह से पैसे खर्च करता है अपने संभल के, उसी तरह से हर एक ऑफिसर को भी विजिलेंस रहना पड़ेगा पैसे खर्च करते समय, मतलब एक्सपेंडिचर करते समय। पहला हो गया। दूसरा पॉइंट, द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसिया मोर देन द ओकेजन डिमांड। तो जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। तीसरा, नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज इट्स पावर ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर विच विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू हिज ओन एडवांटेज। तो अगर खुद के फायदे के लिए अगर कुछ है तो वो नहीं करना चाहिए। कोई भी अथॉरिटी अपने पावर यूज़ नहीं करेगा जिससे कि उसको खुद को फायदा हो, ऐसे कोई भी पावर यूज नहीं करेंगे सैंक्शनिंग अथॉरिटी। उसके बाद में एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक मनी शुड नॉट बी इनकर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और अ सेक्शन ऑफ द पीपल। तो पर्टिकुलर पर्सन के लिए ऐसा पब्लिक मनी यूज नहीं कर सकते, या पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल के लिए भी पब्लिक मनी यूज नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते। कब तक? उसके कंडीशन है दो। अगर एक क्लेम आता है कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा, अगर कोर्ट बोलता है कि खर्चा करो तो आप कर सकते हो। दूसरा, द एक्सपेंडिचर इज इन परस्यूएंस ऑफ अ रिकग्नाइज पॉलिसी और कस्टम। तो कोई पॉलिसी है गवर्नमेंट की जिसके हिसाब से उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए खर्च करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद में दिया गया रूल 22, एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक फंड। पब्लिक फंड से किस तरह एक्सपेंडिचर किया जाए। नो अथॉरिटी में इनकर एनी एक्सपेंडिचर और एंटर इनटू एनी लायबिलिटी इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर और ट्रांसफर ऑफ मनी फॉर इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फंड अनलेस द सेम हैज़ बीन सैंक्शन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब तक सैंक्शन नहीं देती है तब तक पब्लिक फंड से खर्चा नहीं कर सकते। पब्लिक
एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब तक सैंक्शन नहीं देती तब तक पब्लिक फंड से खर्चा नहीं करना। तो अब यहाँ पे देखते हैं पब्लिक फंड मतलब क्या होता है। पब्लिक फंड का मतलब होता है गवर्नमेंट अकाउंट। पब्लिक फंड मतलब ही होता है गवर्नमेंट अकाउंट। तो ये टोटल 3 प्रकार के अकाउंट रहते हैं, एक कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। तो ये 3 है गवर्नमेंट अकाउंट, इन्हीं को दूसरा नाम दिया है पब्लिक फंड। तो आप पब्लिक फंड और पब्लिक अकाउंट में कंफ्यूज नहीं होना। पब्लिक फंड मतलब गवर्नमेंट अकाउंट और पब्लिक अकाउंट एक पार्ट हो गया पब्लिक फंड का। ठीक है, पब्लिक फंड का एक पार्ट है पब्लिक अकाउंट। ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। तो यहाँ पर रूल 22 में कहा गया है कि जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सैंक्शन नहीं देती तब तक इन पब्लिक फंड से पैसा खर्च नहीं कर सकते। नेक्स्ट 23, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर। द फाइनेंशियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट हैव बीन डेलीगेटेड टू वेरियस सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज वाइड डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो कौन कितना खर्चा कर सकता है ये कहाँ पे लिखा है, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स में। The financial power of government which have not been delegated to a subordinate authority shall vest in the finance ministry। और जिसके नाम से कुछ भी नहीं लिखा है वो कौन करेगा खर्चा, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो जिसको पावर दिए गए वो कहाँ पे लिखा है, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल रूल में। और जिसको जो पावर किसी को भी नहीं दिए गए वो पावर किसको दिए गए, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री। जो बच गए वो फाइनेंस मिनिस्ट्री यूज़ करेगी। उसके बाद में रूल 24 दिया है, कंसल्टेशन विद फाइनेंशियल एडवाइजर। तो फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में कंसल्टेशन करना है जब भी कोई ड्राफ्ट मेमोरेंडा फॉर एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी, एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ये एक हो गई। दूसरी पब्लिक इन्वेस्टमेंट ब्यूरो ये दूसरी हो गई। तीसरी कमेटी ऑन एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर और कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स और कैबिनेट। तो ये कमिटीज़ है जो ड्राफ्ट मेमोरेंडा, एक ड्राफ्ट बना रहे खर्चा करने के लिए। कौन कौन बना रहे, एक एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी, खर्चा करने वाली एक फाइनेंस की कमेटी, चलो एक हो गया। दूसरा पब्लिक इन्वेस्टमेंट ब्यूरो जो इन्वेस्टमेंट करेंगी वो वाली दूसरी ब्यूरो। तीसरी हो गई कमेटी ऑन एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे के ऊपर की एक कमेटी। चौथी हो गई कैबिनेट की एक कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए जो कैबिनेट कमेटी बनाई है वो। और इसके अलावा कौन है, कैबिनेट। तो ये सारे जब ड्राफ्ट बनाएंगे खर्चा करने के लिए, ड्राफ्ट मेमोरेंडा, तो shall be circulated by the ministry or department concerned after consultation with the concerned financial advisor of the ministry or department। तो इनका जो ड्राफ्ट है वो कब सर्कुलेट होगा, जब उसका कंसल्टेशन होगा किसके साथ में, फाइनेंशियल एडवाइज़र उस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का। उस मिनिस्ट्री, एक मिनिस्ट्री या फिर एक डिपार्टमेंट है जिसको खर्चा करना है, तो वहाँ का जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसके साथ में पहले कंसल्टेशन करेंगे उस ड्राफ्ट या मेमोरेंडा में, और उसके बाद में ही ये सर्कुलेट किया जाएगा। कौन सा, ये जो ड्राफ्ट या ड्राफ्ट मेमोरेंडा जब बनाएंगे तो पहले कंसल्टेशन होगा फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ। तो यहाँ पर सिंपल इतना ही लिखना है, कंसल्टेशन विथ फाइनेंशियल एडवाइज़र। जब भी कोई ड्राफ्ट या मेमोरेंडा बनाना है तो कंसल्टेशन करना है फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ। उसके बाद में अ कन्फर्मेशन टू दिस इफेक्ट शैल बी इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट मेमोरेंडा एट द सर्कुलेशन स्टेट। तो जब ये ड्राफ्ट मेमोरेंडा बनेगा, कब बनेगा, पहले ये कंसल्टेशन होगा किसके साथ में, फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ में। उसके बाद में कंसल्टेशन होने के बाद में उसको पूछेंगे कि बनाओ या नहीं बनाओ, जब वो परमिशन दे देगा बनाने की तो उसके बाद में जब ये ड्राफ्ट मेमोरेंडा हो जाएगा तो वहाँ पर नीचे कन्फर्मेशन लिखेंगे कि इनके कन्फर्मेशन से हमने ये बनाया है। कन्फर्मेशन टू दिस इफेक्ट शैल बी इंक्लूडेड, और वो ड्राफ्ट मेमोरेंडम में उसको इंक्लूड करना पड़ेगा कि ये कन्फर्मेशन हमने लिया है एट द सर्कुलेशन स्टेट। उसके बाद में ही वो सर्कुलेट होगा। रूल 25(1) प्रोविजन ऑफ फंड्स फॉर सैंक्शन। ऑल सैंक्शन टू द एक्सपेंडिचर शाल इंडिकेट द डिटेल ऑफ द प्रोविजन इन द रिलेवेंट ग्रांट और अप्रोप्रिएशन वेयर फ्रॉम सच एक्सपेंडिचर इज टू बी मेड। तो जितने भी हमको सैंक्शन करने हैं, प्रोविजन ऑफ फंड फॉर सैंक्शन, तो सैंक्शन तो कर दिए लेकिन फंड भी, पैसा भी आना चाहिए ना वहाँ पर। तो पैसा कहाँ से आ रहा है, फंड कहाँ से आ रहा है, कहाँ से खर्चा करना है, इसका भी वहाँ पर प्रोविजन देना पड़ेगा। ऑल सैंक्शन टू द एक्सपेंडिचर शैल इंडिकेट, मतलब जब सैंक्शन निकालेंगे खर्चा करने का उसमें ही ये प्रोविज़न देना पड़ेगा कि पैसा कहाँ से आएंगे, मतलब ग्रांट कहाँ से आएंगे या अप्रोप्रिएशन कहाँ से आएगा। ऑल सैंक्शन टू द एक्सपेंडिचर शैल इंडिकेट द डिटेल ऑफ प्रोविजन इन द रिलेवेंट ग्रांट और अप्रोप्रिएशन वेयर फ्रॉम सच एक्सपेंडिचर इज टू बी मेड। तो यानी ये खर्चा कहाँ से करना है, पैसा कहाँ से लाना है इसके लिए। उसके बाद में 25(2) ऑल प्रपोजल फॉर सैंक्शन टू एक्सपेंडिचर शैल इंडिकेट वेदर सच एक्सपेंडिचर कैन बी मेड बाय वैलिड अप्रोप्रिएशन और री अप्रोप्रिएशन। तो जो भी खर्चा करना है, जो सैंक्शन निकालेंगे
ऑल प्रपोजल फॉर सैंक्शन टू एक्सपेंडिचर, उसमें ये मेंशन करना पड़ेगा शैल इंडिकेट कि जो एक्सपेंडिचर होने वाला है उसका जो खर्चा पैसा लगने वाला है खर्चा करने के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए जो पैसा लगने वाला है वो वैलिड अप्रोप्रिएशन से आने वाला या री अप्रोप्रिएशन, मतलब पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट प्राइमरी यूनिट के लिए दिया गया पैसा है या फिर दूसरे यूनिट से ये ट्रांसफ़र किया हुआ पैसा, ये भी वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। ऑल प्रपोजल फॉर सैंक्शन टू एक्सपेंडिचर शैल इंडिकेट वेदर सच एक्सपेंडिचर कैन बी मेड बाय वैलिड अप्रोप्रिएशन और री अप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट Rule 25(3). In cases where it becomes necessary to issue a sanction to expenditure before funds are communicated, the sanction should specify that such expenditure is subjected to funds being communicated in the budget of the year। तो जब यहाँ पर अगर नेसेसरी होता है एक सैंक्शन टू एक्सपेंडिचर, खर्चा करने के लिए एक सैंक्शन तो निकाल रहे लेकिन फंड अभी तक उसको नहीं मिला है, बिफोर फंड्स आर कम्युनिकेटेड, तो ऐसे केस में पैसे मिलने के पहले ही अगर सैंक्शन निकालना है, ऐसा कुछ ज़रूरी हो गया है कि सैंक्शन निकाल दिया जाए भले ही पैसा नहीं है फिर भी, तो ऐसे केस में यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर इज सब्जेक्ट टू फंड्स बीइंग कम्युनिकेटेड इन द बजट ऑफ द ईयर। तो वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि अगर बजट में उसके लिए पैसे आते हैं तो ही ये खर्चा कर सकेंगे। तो यही यहाँ पे दिया गया है कि अगर सैंक्शन निकालना है, ज़रूरी बन गया है सैंक्शन निकालना पैसे आने के पहले ही, फंड अलोकेट होने के पहले ही, तो यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि बजट में ये अगर फंड इसके लिए अलोकेट होता है, कम्युनिकेट होता है तो ही ये एक्सपेंडिचर हो पा सकता है। उसके बाद में रूल 26 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ बजट अलोकेशन। कंट्रोलिंग ऑफिसर की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देख लेते हैं। द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंट्रोलिंग ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ फंड प्लेस्ड एट हीज डिस्पोजल आर टू इंश्योर। तो कंट्रोलिंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये यहाँ पर दिया गया है। पहली है दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सीड द बजट अलोकेशन। तो बजट में जितना पैसा उस खर्चे के लिए अलोकेट किया गया उससे ज़्यादा का खर्चा नहीं होना चाहिए, जितना पैसा मिला है बजट में उससे ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। दैट द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर द पर्पज फॉर विच फंड्स हैव बीन प्रोवाइडेड। तो जिस काम के लिए पैसा प्रोवाइड किया गया है उसी काम के लिए वो पैसा खर्च होना चाहिए, ये भी यहाँ पर आपको नोट करके रखना है। नेक्स्ट दैट एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो जो भी खर्चा करना है वो पब्लिक इंटरेस्ट में ही खर्चा करना है। नेक्स्ट दैट द एडिक्वेट कंट्रोल मैकेनिज्म इज फंक्शनिंग इन हिज डिपार्टमेंट फॉर प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड इरेगुलरिटीज इन द फाइनेंशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसेज एंड टू गार्ड अगेंस्ट वेस्ट एंड लॉस ऑफ मनी, पब्लिक मनी। तो यहाँ पर कुछ एरर डिटेक्शन के लिए उसके पास मैकेनिज्म होने चाहिए जिससे कि पब्लिक मनी वेस्ट ना हो। तो ऐसे मैकेनिज्म है या नहीं वो भी उस कंट्रोलिंग ऑफिसर को चेक करना है। उसके बाद में 27(1) डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ सैंक्शन, किस दिन से सैंक्शन इफेक्टिव रहेगा इसके बारे में यहाँ पर बता गया है। सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोविजन एज कंटेंट इन द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल और रूल सैंक्शंस और ऑर्डर शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू अनलेस एनी अदर डेट फ्रॉम विच दे शैल कम इनटू फोर्स इज स्पेसिफाइड देयरिन। तो जिस दिन वो सैंक्शन निकला है उस दिन से वो इफेक्टिव रहेगा, ये यहाँ पर कहा गया है, बाकी की कंडीशन अगर पूरी करता है तो। नेक्स्ट सेकंड डेट ऑफ क्रिएशन टू बी इंडिकेटेड इन सैंक्शंस फॉर टेम्पररी पोस्ट। तो सैंक्शन में टेम्पररी पोस्ट है तो किस दिन से वो क्रिएट किए गए हैं वो डेट मेंशन करना जरूरी है। ऑर्डर सैंक्शनिंग द क्रिएशन ऑफ अ टेम्पररी पोस्ट शुड इन एडिशन टू द सैंक्शनड ड्यूरेशन इनवेरिएबली स्पेसिफाई द डेट फ्रॉम विच इट इज़ टू बी क्रिएटेड। तो टेम्पररी पोस्ट क्रिएट करना है तो पहले तो उसमें कितने पीरियड के लिए टेम्पररी पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं वो दिया जाएगा। उसके बाद में ये भी मेंशन करना पड़ेगा कौन सी डेट से वो टेम्पररी पोस्ट क्रिएट किए गई है, तो दोनों मेंशन करने हैं वहाँ पर। 28 रूल नंबर 28 पावर इन रिगार्ड टू सर्टन स्पेशल मैटर, कुछ स्पेशल मैटर जिसके रिगार्डिंग पावर्स यहाँ पे दी गई है। एक्सेप्ट इन परस्यूएंस ऑफ द जनरल डेलीगेशन मेड बाय और विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट अ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी शैल नॉट विदाउट द प्रीवियस कंसेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू एन ऑर्डर। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के कंसेंट के बिना सबऑर्डिनेट अथॉरिटी कोई भी पावर ऑर्डर इशू नहीं कर सकती। विच कौन सी ऑर्डर? विच इन्वॉल्व्स ग्रांट ऑफ लैंड और असाइनमेंट ऑफ रेवेन्यू और कंसेशन ग्रांट लीज और लाइसेंस ऑफ मिनरल और फॉरेस्ट राइट्स
और राइट्स टू पेपर पावर और एनी ईजमेंट और प्रिविलेज ऑफ सच कंसेशन। तो ऐसे कोई कंसेशन अगर है, ग्रांट ऑफ लैंड या फिर असाइनमेंट ऑफ रेवेन्यू या कंसेशन, ग्रांट, लीज और लाइसेंस ऑफ मिनरल और फॉरेस्ट राइट, जंगल के कोई अधिकार अगर देना है, या राइट टू वाटर, पानी के अधिकार अगर किसी को देना है, या फिर पावर के अधिकार देना है, और एनी अदर ईजमेंट और प्रिविलेज ऑफ सच कंसेशन। तो ये इस तरह से ज़मीन, पानी या मिनरल्स इसके अगर कुछ, या पावर इसके अगर कुछ कंसेशंस देने हैं तो उसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री का कंसेंट लगेगा, उसके बिना ये कंसेशंस नहीं मिल सकते। और दूसरा कंडीशन है कि प्रेसिडेंट अगर देता है तो कंसेशन मिल सकते। तो एक तो प्रेसिडेंट और दूसरा फाइनेंस मिनिस्ट्री, इस दोनों के अलावा कोई नहीं कर सकता। सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को अगर करना है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से पहले कंसेंट लेना पड़ेगा। और इन्वॉल्व्स रिलिक्विशमेंट ऑफ रेवेन्यू इन एनी वे, अगर रेवेन्यू किसी भी तरह से देना है किसी को तो उसके लिए भी फाइनेंस मिनिस्ट्री का कंसेंट लगेगा। उसके बाद में रूल 29 प्रोसीजर फॉर कम्युनिकेशन ऑफ सैंक्शन, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।